हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर चल रहा है और आज की क्लास की खास बात है, ये फिफ्थ चैप्टर है और आज की फिफ्थ क्लास भी है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए बच्चों, अभी तक ये सारे टॉपिक्स हमारे जो कंप्लीट हो चुके हैं। कौन कौन से? इंट्रोडक्शन पढ़ लिया हमने, मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देख लिया, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस देख ली, फंक्शनल स्ट्रक्चर देख लिया, डिविजनल स्ट्रक्चर देख लिया। आज जो बच्चों हम टॉपिक से स्टार्ट करने वाले वो होगा हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर ऑन। अच्छा बच्चों, स्टार्ट करने से पहले बस मुझे एक बार आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर की दो बातें बताने जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, पहले चलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर पे। देखो बच्चों, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था फंक्शनल स्ट्रक्चर की सूटेबिलिटी क्या है। मतलब ये कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन में हमको फंक्शनल स्ट्रक्चर को लगाना चाहिए। तो देखो बच्चों, इसकी जो सुटेबिलिटी, इसके अंदर 3 पॉइंट दे रखे हैं, अगर आपने गौर से देखे हो तो। पहली सुटेबिलिटी का पॉइंट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन लार्ज होनी चाहिए। दूसरा, उसके अंदर डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज होनी चाहिए। और थर्ड, उन एक्टिविटीज को करने के लिए क्या चाहिए? स्पेशलाइजेशन चाहिए। तो जब ये 3 कंडीशंस होती हैं या इनमें से एक होती है, तब आप क्या बोलते हो कि हमको फंक्शनल स्ट्रक्चर लगाना है। लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर की जो सुटेबिलिटी है वो 2 बताई गई है। आई रिपीट, वो कितनी बताई गई है? वो 2 बताई गई है। पहली कौन सी बताई है? जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स बेचती है तब। या फिर दूसरा जो क्या दे रखा है, व्हेन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो एंड देयर इज अ नीड टू ऐड मोर एम्प्लॉयज, क्रिएट मोर डिपार्टमेंट, इंट्रोड्यूस न्यू लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तब हम डिविजनल स्ट्रक्चर लगा देते हैं। ये वाला जो पॉइंट है ना बच्चों, ये वाला थोड़ा सा, ये सेकंड पॉइंट जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट से रिलेटेड बात नहीं हो रही है। तो एक बच्चों की टेंडेंसी होती है, जहां पर प्रोडक्ट की बात होगी वहां डिविजनल लगाना है, और उसके अलावा जो कोई भी पॉइंट होगा वहां पर हम फंक्शनल लगा देंगे। बट ऐसा नहीं है। ध्यान रखना, ये वाली लाइन स्पेसिफिकली इन्होंने डिविजनल स्ट्रक्चर के लिए दी हुई है। तो ये लाइन रट लेना मेरे कहने से कि ये डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर ही आएगा। तो डिविजनल की 2 कैटेगरी है, 2 सुटेबिलिटी है। पहला, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स या फिर न्यू एम्प्लॉइज ऐड करने हो, ठीक है, न्यू लेवल्स बनाने हो, न्यू डिपार्टमेंट्स बनाने, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, ये वाला पैराग्राफ पूछा जा चुका है। और बच्चे इसका आंसर फंक्शनल स्ट्रक्चर लिख कर आए थे। क्यों लिख कर आए थे? क्योंकि बच्चों के दिमाग में एक बात थी कि सर डिविजनल मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स की बात तो हो ही नहीं रही है। तो काफी सारे टीचर्स इस पॉइंट को स्किप कर देते हैं, तो इसलिए आपको मैंने वार्निंग सिग्नल के साथ इसको मैंने बता दिया है। बाकी आप जानो, आपका एग्जाम जाने, आपका एग्जामिनर जाने, बाद में मुझसे मत कहना कि सर ने गलत पढ़ाया था। क्लियर हो गया? ओके। अब जो बच्चों टॉपिक पर हम आने वाले वो है हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इंडेक्स पे वापस जा रहा हूं, ठीक है। हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, बड़े मजे से हमारा हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, चले फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पर चलते हैं। बट हमारा जो लैपटॉप है कभी कभार हैंग हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आगे बच्चों हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही सिंपल। मतलब ये समझ लो, ये पढ़ा क्यों रहे हैं बस मुझे ये नहीं पता, इसलिए इतना सिंपल है। टॉपिक की हेडिंग क्या है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अंदर हम पढ़ने वाले फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखो बच्चों, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो, अभी तो खैर 12th क्लास में हो, वैसे बात कर रहे हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करने जाते हो वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है। आप स्कूल में पढ़ाई करने जाते हो, वो क्या? एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। पापा दुकान पर जाते हैं, वो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। पापा ऑफिस जाते हैं, वो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। पापा किसी कंपनी में काम करने जाते हैं, वो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बट सर, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है क्या? पता तो लग गया फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे काम होता है, बट डेफिनेशन क्या है इस चीज की वो पढ़ते हैं। देखो बच्चों, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन क्या है वो भी पढ़ने से पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। क्या देगा? इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज आर गाइडेड बाय रूल्स एंड रेगुलेशन। चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वहां पर आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। कोशिश हम करते हैं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन वो स्मूथली काम करे, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये बताते हैं लोगों का काम क्या होगा, रूल्स बताते हैं, प्रोसीजर बताते हैं कि क्या क्या आपको काम करना है। और ये सब किसके थ्रू होता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है। आपके पापा काम करने जाते हैं, चाहे शॉप पे जाए, चाहे ऑफिस में, चाहे चाहे किसी कंपनी में जाए, वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। और हम कोशिश करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ बनाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, और इस हिसाब से काम होता है। तो उसी ऑर्गेनाइजेशन को हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोल देते हैं। तो क्या लिखा हुआ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब तो सिंपल सा हो गया। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ध्यान रखना, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात हो रही है, मतलब फंक्शनल या डिविजनल, ठीक है, फंक्शनल या फिर डिविजनल।
तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो कौन बनाता है, कौन डिजाइन करता है, मैनेजमेंट डिजाइन करता है, और वो क्यों करता है, जिससे वो कोई भी टास्क, कोई भी गोल, कोई भी ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फंक्शनल या डिविजनल जो ऑर्गेनाइजेशन होगा उसके हिसाब से वो क्यों बनाते हैं, जिससे अपने टास्क को अचीव कर पाए। इट स्पेसिफाई क्लियर बाउंड्रीज ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबको क्लियरली पता होता है किसके पास क्या पावर है, किसके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड देयर इज अ सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस एक्टिविटीज टू अचीव गोल्स। और आपको पता है कि एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम कैसे कोऑर्डिनेशन को बिठाते हैं कि परचेज डिपार्टमेंट से सामान आएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से काम किसके पास जाएंगे, प्रोडक्ट सेल्स एंड मार्केटिंग के पास, वहां से प्रोडक्ट आगे बिकेगा। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन है, और कोऑर्डिनेशन किसके अंदर होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। तो जहां हम काम करने जाते हैं वो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। ये डेफिनेशन लिख के बताना, ये सिर्फ समझाने के लिए। डेफिनेशन ये, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है जो कौन बनाता है, टॉप मैनेजमेंट बनाता है, और क्यों बनाता है, जिससे वो अपने गोल्स को, अपने टास्क को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। समझ में आ गया? ओके। और ये स्ट्रक्चर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनल स्ट्रक्चर भी हो सकता है, डिविजनल स्ट्रक्चर भी हो सकता है। सिंपल सी चीज है, वो हमने पढ़ ली, इसके अंदर कुछ खास बात था ही नहीं। आगे बढ़ते हैं बच्चों इसके फीचर्स के बारे में। फीचर्स क्या क्या है? पहला पहला फीचर, आप कैसे पता लगा पाओगे कि ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हम फीचर से पता लगाएंगे। तो पहला फीचर क्या है, इट स्पेसिफाई द रिलेशनशिप अमंग वेरियस जॉब पोजीशंस एंड द नेचर ऑफ देयर इंटर रिलेशनशिप। दो जॉब पोजीशन, मतलब मान के चलो एक एचओडी है और एक टीचर है, एक असिस्टेंट एक सुपरवाइजर है, तो इनके बीच का रिलेशन क्या है वो कौन बताता है, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बताता है। और ये भी बताता है आपस में कैसे रिलेटेड है, सेम लेवल पर है, ये सीनियर जूनियर है, वो भी बताता है। और ये क्लैरिफाई करता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, मैं किससे परमिशन मांगूंगा या फिर मैं किसको ऑर्डर दूंगा, ये सब हम किस में देखते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखते हैं। सेकेंडली, it is a means to achieve objectives specified in the plans as it lay down rules and procedure essential for the achievement। हम जो भी प्लान के अंदर अपने ऑब्जेक्टिव, अपने टारगेट सेट करते हैं, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक जरिया है जिसके थ्रू हम अपने वो टास्क को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा तो हम अपने गोल्स या फिर अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव कर पाएंगे, प्रॉफिट कैसे कमा पाएंगे, सेल्स कैसे कर पाएंगे। क्लियर हो गया? तो पहला पॉइंट क्या है, ये जॉब पोजीशन के बीच का रिलेशन स्पेसिफाई करते हैं और प्लस ये हमको ऑब्जेक्टिव अचीव करने में मदद करते हैं। सेकंड पॉइंट हो गया क्लियर? ओके। थर्ड, सारे डिपार्टमेंट्स आपस में क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं और इंटीग्रेटेड होते हैं। इन सबके एफर्ट्स, सारे एफर्ट्स आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, इंटरलिंक्ड होते हैं, दोनों के एक दूसरे की मदद से काम नहीं हो सकता। तीसरा, इंटीग्रेटेड होते हैं, मतलब ये मिलकर काम करते हैं, किसके अंदर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फोर्थ पॉइंट क्या है, ये डेलिबरेटली डिजाइन किया जाता है टॉप मैनेजमेंट के द्वारा, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथ फंक्शनिंग हो। आपका जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा, अभी तो आप अकेले काम कर रहे हो, लेट सपोज आप काम कर रहे हो, आप अकेले काम कर रहे हो, तो आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके पास 50 लोग हो जाएंगे, 70 लोग हो जाएंगे, 100 लोग हो जाएंगे, तो आपको चाहिए होगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि कोई भी किसी को कंफ्यूजन ना हो और कोई भी किसी को दिक्कत ना हो। तो स्मूथ फंक्शनिंग के लिए आपको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाना ही पड़ेगा। और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनल अपॉइंट करना है या फिर डिविजनल अपॉइंट करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहां पर काम पर फोकस ज्यादा किया जाता है, ना कि रिश्तेदारी पर। लिखा हुआ ना, इट प्लेसेस मोर एम्फेसिस ऑन वर्क टू बी परफॉर्म देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉय। यहाँ पे आप बातचीत, दोस्ती यारी करने पर फोकस नहीं किया जाता, किस पर फोकस किया जाता है कि आप काम पर ध्यान दें। तो पांचों फीचर आपको क्लियर हो गए होंगे, तो रिवर्स रिवाइज करते हैं। पहला, यहाँ पर काम पर फोकस किया जाता है, ना कि रिश्तेदारी पर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे। सेकेंडली, ये डेलिबरेटली बनाया जाता है टॉप मैनेजमेंट के द्वारा, जिससे वो स्मूथ फंक्शनिंग कर पाए। थर्ड, सारे डिपार्टमेंट के जितने भी एफर्ट्स हैं आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने का एक जरिया होता है, मीन होता है, मीन्स का मतलब होता है जरिया। और ये सारी जॉब पोजीशन के बीच में आपस में क्या करता है, रिलेशनशिप क्लासिफाई करता है। क्लियर हो गया बच्चों आपको अच्छे से? बहुत बढ़िया। अब बच्चों बात करते हैं इसके एडवांटेजेस के। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? तो पहला जो एडवांटेज बच्चों हमारे सामने आ रहा है वो क्या है, यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान होता है, क्योंकि यहां पर सबको पता होता है कि किसका क्या काम है। रिलेशनशिप क्लियरली डिफाइंड होती है, किसका क्या काम है, कौन अथॉरिटी है,
कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करेगा, कौन किसको पावर दे सकता है, किसका क्या काम है, सब कुछ क्लियरली क्लासिफाइड होता है, यहाँ पर फिक्स करना इजी हो जाता है। सेकेंड, यहाँ पर एम्बिग्यूटी नहीं होती, यहाँ पे किसी को किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होता कि किसको क्या काम करना है, आपकी जो ड्यूटीज होती है वो स्पेसिफाइड होती है। पहला दूसरा पॉइंट सिमिलर है, वहां पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हो कि तू जिम्मेदार है। सेकंड पॉइंट में बोला किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं होता कि किसका क्या काम है, समझ में आया? पहले वाले में आप जिम्मेदारी दे पक्की कर सकते हो, दूसरे वाले में कंफ्यूजन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट से हम बचा लेते हैं। तीसरा, यूनिटी ऑफ कमांड मेंटेन रहता है। यूनिटी ऑफ कमांड याद है चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था हमने कि एक ही बॉस है जो ऑर्डर देगा। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर डिविजनल हो या फॉर्मल हो, उसके अंदर हम यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो फॉलो कर सकते हैं, मतलब एक ही बॉस होगा जो अपने एम्प्लॉयज को ऑर्डर देगा। यहाँ पर हम अच्छे से गोल्स को अचीव कर सकते हैं, टाइमली इफेक्टिवली अचीव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फ्रेमवर्क है, हमको पता है कौन कौन से काम परफॉर्म होने और हमको ये भी पता है कि कौन से एम्प्लॉय का क्या काम होता है, तो हम इफेक्टिवली ऑन टाइम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। पांचवा हमारे पास एडवांटेज क्या दे रखा है, ये ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबको पता है कौन कौन से रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। क्लियर? यहाँ पे हर कोई अपनी मन मर्जी से काम नहीं करता है कि सबको किसी को पता ही नहीं क्या चल रहा है। यहाँ पर स्टेबिलिटी इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशन है, स्पेसिफाइड होते हैं और वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों आपको पॉइंट? ओके, तो 5 अभी तक हमने एडवांटेजेस पढ़े। देखें और भी एडवांटेजेस हैं क्या? नहीं, अब लिमिटेशन है, तो फटाफट से पहले काम करते हैं, रिवाइज करते हैं एडवांटेजेस को। हमने फीचर्स रिवाइज कर लिया, अब एडवांटेज भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना इजी होता है, जिम्मेदारी फिक्स करना इजी होता है। सेकंडली, कोई भी एम्बिग्यूटी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता काम के लिए, क्योंकि सबको पता होता है कि किसकी क्या ड्यूटी है। तीसरा, यूनिटी ऑफ कमांड मेंटेन रहता है इसके अंदर। फोर्थ, हम गोल्स को इफेक्टिवली अचीव कर पाते हैं। और फिफ्थ, ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। क्लियर हो गया बच्चों आपको अच्छे से पॉइंट? बहुत सही। अब बच्चों बात करते हैं इसकी लिमिटेशन के बारे में, और लिमिटेशन को कंप्लीट करते करेंगे आज के सेशन का एंड। छोटी सी क्लास है 15 मिनट के आसपास की, वो हम कंप्लीट कर लेंगे। लिमिटेशन क्या है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिमिटेशन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। पहला, यहां पर प्रोसीजरल डिले होता है। प्रोसीजरल डिले का मतलब यहां पर क्या हो गया बच्चों, कि भैया हमने परमिशन मांगी है, परमिशन जब आएगी तब हम आपको हाँ या ना बोल पाएंगे। होता नहीं कि सर हमने फाइल ऊपर भेजी है, कभी सुना है? कभी किसी गवर्नमेंट ऑफिस में गए हो, आप फाइल जमा कर जाओ, हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, प्रोसीजरल डिले होता है, क्योंकि सारे काम करने में हमको चेन ऑफ कमांड या स्केलर चेन को फॉलो करना पड़ता है। अगर मान के चलो टॉप मैनेजमेंट से कुछ काम है, तो सबसे पहले स्केलर चेन फॉलो हो गया, आप अपने ऊपर वाले से बोलोगे, फिर वो अपने ऊपर वाले से बोलेगा, फिर वो अपने ऊपर वाले बोलेगा, तो इसमें काफी टाइम लग जाता है। तो डिसीजन मेकिंग में जो टाइम है वो काफी इंक्रीज हो जाता है। सेकेंडली, यहां पे क्रिएटिव टैलेंट को रिकॉग्निशन नहीं मिलता। पुअर ऑर्गेनाइजेशन में मान के चलो, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर अगर आपको प्लान के अकॉर्डिंग, जो पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, स्ट्रेटेजीज के अकॉर्डिंग डाइवर्ट करने नहीं दिया जा रहा है, मतलब ये जो चैप्टर नंबर 2 में हमने इनिशिएटिव पढ़ा था ना, अगर आपको वो इनिशिएटिव नहीं करने दे रहे हैं, तो आपकी जो क्रिएटिविटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। हमने प्लानिंग की लिमिटेशन भी पढ़ी थी, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। क्यों? क्योंकि टॉप मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज को अलाउ नहीं करता कि डाइवर्ट करके काम करे। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अगर ऐसा हो रहा है तो ये उसकी एक लिमिटेशन है। थर्ड, यहां पर ह्यूमन रिलेशनशिप्स पर को अंडरस्टैंड करना कि कौन कैसा बिहेवियर रखता है, कौन कैसे खुश होता है, किसका क्या नेचर है, यहां पर अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा दिक्कत होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर काम पर ज्यादा ध्यान होता है, ना कि रिश्तेदारी पर, ना कि लोग कैसे बिहेव करते हैं उस पर। क्लियर हो गया? बहुत सही। एक बार फटाफट से इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला, प्रोसीजरल डिले हो जाता है क्योंकि सब कुछ स्केलर चेन ऑफ कमांड के थ्रू फॉलो करना पड़ता है। दूसरा, यहाँ पे क्रिएटिव टैलेंट को रिकॉग्निशन नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि वो डाइवर्ट नहीं करने देते हैं नॉर्मली अपने पॉलिसीज के अकॉर्डिंग। और थर्ड क्या दे रखा है, यहाँ पे ह्यूमन रिलेशंस को अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे काम पर ज्यादा फोकस होता है रादर देन रिलेशनशिप्स पर। क्लियर हो गया बच्चों? बहुत सही। तो बच्चों ये था हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जहां हम काम करने जाते हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है जो टॉप मैनेजमेंट बनाता है ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ फंक्शनिंग के लिए और गोल्स को अचीव करने के लिए। फीचर्स देख लिए, एडवांटेजेस देख लिए और डिसएडवांटेजेस या मतलब लिमिटेशन भी देख ली। पक्का? कोई डाउट? बहुत बढ़िया। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को करते हैं यहीं पर एंड। आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम देखेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो तब तक अपना बहुत ख्याल रखना, पढ़ते रहना और रिवाइज करके आना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।